हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेन फूड में। इस वीडियो में हम जो बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं 6 सेमेस्टर के, उनका जो पॉलिटिकल साइंस का कन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग, जो आपका स्किल एनहेंसमेंट का जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस कन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग, उसके यूनिट फर्स्ट के चैप्टर थर्ड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने आपको इससे रिलेटेड आपकी जो सिलेबस की वीडियो वो प्रोवाइड करवा रखी है, और साथ ही साथ जो यूनिट फर्स्ट के चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर 2 की जो वीडियो है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर उसे देख लेना, क्योंकि जो वो चैप्टर है वो आपका एक तरीके से इसके मतलब लिंक करते हुए चैप्टर हैं आपके। जैसे कि उसमें हमने क्या पढ़ा था ना, यूनिट फर्स्ट की जो आपका चैप्टर फर्स्ट है उसमें हमने कन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ा था। अब कन्फ्लिक्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, संघर्ष कहते हैं। मतलब कि एक तरीके से संघर्ष का अर्थ क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि संघर्ष आखिर है क्या, तो मैंने आपको वैसे उसके अंदर बहुत अच्छे से डेफिनेशन आपको लिखवा रखी है, बट एज अ नॉर्मल लैंग्वेज जो हम मतलब यूजुअली जो यूज़ करते हैं लैंग्वेज, अगर उसमें हम बोलें तो अपनी बात को मनवाने के लिए अगर हम किसी भी चीज़ का एक तरीके हिंसक तरीकों का यूज़ करते तो वो क्या हो जाता है, संघर्ष कहलाता है। जैसे कि किसी पे काबू पाने के लिए या अपनी बात मनवाने के लिए या किसी भी चीज़ से अगर हम अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं तो वो सब क्या है, संघर्ष है। जैसे कि जो अगर जैसे हमारे पाकिस्तान और जो भारत के बीच में क्या चलता रहता है, वो संघर्ष चलता रहता है। क्यों? क्योंकि जो पाकिस्तान है, जैसे हमने जम्मू कश्मीर के ऊपर हमारा वाद विवाद थे, वो क्यों थे कि जो पाकिस्तान कहता था कि वो हमारे एक तरीके से अंडर आता है और भारत कहता था कि नहीं वो हमारे अंडर आता है। तो ये चीज़ क्या है कि वो अपनी एक तरीके से अपनी बात को क्या करते हैं, दूसरे के ऊपर डालते हैं, अपनी बात को मनवाना चाहते हैं। तो इस कारण से उनमें क्या हो जाता है, टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो यही चीज़ होती है, क्या चीज़ होती है, हमारी संघर्ष होती है। जैसे कि मैंने आपको ना उन वीडियोज़ में इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, और मतलब जो विद्यमान है उनकी डेफिनेशंस भी बता रखी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप वीडियोस इस वाली वीडियो को देख लेना, जिससे कि आपका एक तरीके से बेस क्लियर होके चले। अब इसमें हम जानेंगे जो ये आपका जो चैप्टर थर्ड है वो है शांति निर्माण, संकल्पना और अर्थ। इसमें अब इसके बारे में हम जानते हैं कि शांति निर्माण आखिर है क्या। तो शांति निर्माण से आप क्या समझते हैं, अगर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसे शांत करने वाली भी तो स्थिति उत्पन्न होनी चाहिए ना, उसको शांति स्थापना भी तो करी जानी चाहिए। तो यही है कि शांति निर्माण का अर्थ क्या होता है। तो जो शांति है, अब जैसे कि जो शांति निर्माण एक ऐसी गतिविधि है ना जिसका उद्देश्य क्या होता है, अहिंसक तरीकों से अन्याय को हल करना। इट मीन्स जिसमें हम हिंसा का प्रयोग ना करें। जैसे गांधी जी कहते थे कि अहिंसा के थ्रू हमें क्या करना चाहिए, वो अब अंग्रेजों से अपनी बात मनवानी चाहिए। जैसे असहयोग आंदोलन हुआ था तो उसमें हिंसा यूज हो गई थी, तो उन्होंने क्या करा था, वो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो यही चीज़ें, जिस बच्चे को क्लियर होगा ना ये सब चीज़ें क्या है, तो मैं ना बहुत अच्छे से आपको लिंक करके पढ़ा रही हूँ, जिससे कि आपको बहुत मतलब क्लियर हो जाए माइंड में। ऐसा ना हो, मेरे पढ़ाने का मोटिव ये होता है ना कि आप पेपर में, आपको ये नहीं कि मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन करवा दूँ और आप उसे रट कर चले जाए, ऐसा मेरा मोटिव नहीं होता। आपका मेरा मोटिव ये होता है कि आपको मैं एक इसके कंसेप्ट क्लियर कर दूँ, जिससे कि अगर आपके पेपर में कुछ भी क्वेश्चन आता है ना तो आप इतने एबल हो जाए ना कि आप उस क्वेश्चन को क्या कर सके, बनाकर आराम से लिख सके। तो इस अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाती हूँ, कुछ भी चीज़ पढ़ाऊँ तो मैं आपको इसी अकॉर्डिंग पढ़ाती हूँ, जिससे कि आपके माइंड के कंसेप्ट क्लियर हो, ना कि आपको ओनली रटिफिकेशन ओनली। तो यही चीज़ है कि अब जो शांति निर्माण है वो क्या होती है, एक जैसे कि एक ऐसा तरीका होता है ना जिसमें हम अहिंसा तरीकों से अन्याय को हल करना, घातक और विनाशकारी संघर्ष उत्पन्न करने वाली जो संस्कृति और संरचनात्मक स्थिति को क्या करना होता है, बदलना होता है। मतलब इस स्थिति को क्या करना होता है, खत्म करना होता है। अगर मैं अलग लैंग्वेज में कोई मतलब अन्य शब्दों में मैंने और अलग तरीके से आपको लिख के बता रखा है कि शांति निर्माण से अभिप्राय होता है कि शांति स्थापित करने वाली उन विधियों से है ना, जिनके द्वारा क्या होता है, जिनके द्वारा विश्व में हो रहे विभिन्न संघर्षों को सुलझाने का क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है। और शांति निर्माण संघर्ष को सुलझाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जो हमारे संघर्ष होता है, जो कन्फ्लिक्ट होता है, उसको सुलझाने का एक सशक्त माध्यम कौन सा है, शांति निर्माण करना, मतलब शांति की स्थापना कर देना। अगर जहाँ पे शांति उत्पन्न हो जाएगी तो वो क्या होगा, जो संघर्ष की स्थिति होगी वो खत्म हो जाएगी। जो संघर्ष होता है वो अब ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या करा, बातचीत करके या अपने एक तरीके से हमने अहिंसक तरीकों से क्या किया, वो शांति को निर्माण किया, वो संघर्ष को खत्म किया। तो यही चीजें हैं कि शांति निर्माण संघर्ष को सुलझाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। और शांति निर्माण एक प्रकार की रणनीति है जो स्थानीय और विश्व स्तर पर लोगों के बीच क्या करती है, एक तरीके से संबंध स्थापित करती है, ताकि विश्व में स्थायी शांति स्थापित की जा सके। अब विश्व में भी शांति स्थापना के लिए कई कई मतलब कई संगठन बने हुए हैं। अगर आपने देख रखा हो तो हमारे कई संगठन भी ऐसे हैं जो क्या करते हैं, शांति स्थापना को क्या करते हैं, बरकरार रखते हैं। अब जो आपका वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था या आपका जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था,
तो इसके बाद क्या की गई थी, जो संयुक्त राष्ट्र संघ, अगर आपने इसके बारे में पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा कि इसका क्या उद्देश्य होता है, हमारे देश के अंदर क्या करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति की स्थापना करना होता है। तो यही चीज़ है कि इसके अंदर क्या कहा गया कि जो शांति स्थापना में संघर्ष को रोकना और संघर्ष को समाप्त करके शांति की स्थापना की करना क्या होता है, शांति निर्माण होता है। तो आई होप आपको अब समझ में आ चुका होगा कि आखिर में जो शांति निर्माण का अर्थ क्या है। फर्स्टली तो मेरा मोटिव ये है कि आपको मैं पहले तो यही बताऊं कि आखिर में शांति निर्माण होता क्या है। तभी तो मैं इसकी आपको विधियां बताऊंगी कि आखिर में शांति निर्माण हम किन किन तरीकों से कर सकते हैं, किन मान्यताओं के आधार पर हम कर सकते हैं, किन सिद्धांतों के आधार पर हम शांति निर्माण कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में टोटली आपका ओनली शांति निर्माण के ऊपर ही चलने वाला है टॉपिक। और शांति निर्माण का अर्थ क्या होता है मैंने आपको बता दिया कि ऐसी गतिविधियां या ऐसे तरीके जिसके द्वारा क्या कर सके, हम अपनी शांति का एक तरीके से हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति का निर्माण कर सके। उन विधियों के थ्रू या अहिंसक तरीकों से हम क्या करते हैं, शांति का निर्माण करते हैं। अब हम देखते हैं कि शांति स्थापना की कुछ परिभाषाएं होती हैं जो अलग अलग उन्होंने संस्थाओं ने अलग अलग दे रखी है। जैसे कि संयुक्त राष्ट्रीय शांति निर्माण सहायता कार्यालय के अनुसार जो शांति की स्थापना है उसकी जो वो परिभाषा है उसने ये बताई है ना कि शांति निर्माण रणनीति, प्रक्रियाओं और गतिविधियों की निरंतरता है जिसका उद्देश्य क्या होता है, लंबे समय तक शांति बनाए रखना। इसका मेन मोटिव है कि हमें लॉन्ग टाइम तक क्या करना है, शांति को बनाए रखना है, और जिसमें स्पष्ट रूप से संघर्ष में पुनरावृत्ति के अवसरों को कम करने पर भी ध्यान दिया जाता है। इट मीन्स जो संघर्ष है वो दोबारा से रिपीट ना हो, संघर्ष की स्थिति आ ही ना पाए, ऐसे तरीकों से हमें क्या करना है, शांति का निर्माण करना है, शांति की स्थापना करनी है। शांति निर्माण को एक व्यापक नीति के ढांचे के रूप में देखना उपयोगी है जो स्थायी शांति के निर्माण के सामूहिक और निरंतर प्रयास के हिस्से के रूप में संघर्ष की रोकथाम और शांति पहल और शांति स्थापना, पुनः प्राप्ति और विकास के संबंधित प्रयासों के मध्य क्या होता है, सामंजस्य को सुदृढ़ करता है। इट मीन जैसे कि मैंने आपको बताया कि संयुक्त राष्ट्रीय शांति निर्माण सहायता कार्यालय के अनुसार ना शांति को उन्होंने क्या कह रखा है ना, शांति की उन्होंने ये परिभाषा दी है ना शांति स्थापना की, कि शांति स्थापना ऐसी की जाए ना कि लॉन्ग टाइम तक क्या ना हो, संघर्ष की कोई भी स्थिति उत्पन्न ना हो सके, कोई भी संघर्ष की एक तरीके से पुनरावृत्ति ना हो सके, कोई ऐसा अवसर ना बन पाए जिससे कि क्या हो, संघर्ष हो, कन्फ्लिक्ट हो। तो यही चीज़ है। अब इसके अकॉर्डिंगली तो आपने देख लिया, मैंने आपको इसको अच्छे से मैंने आपको रीड आउट तो किया, फिर मैंने आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया। नेक्स्ट आपका जॉन पॉल और लेडरेज के अनुसार क्या है, शांति स्थापना की क्या परिभाषा है। तो इनके अकॉर्डिंग जो शांति निर्माण को ना एक व्यापक अवधारणा के रूप में समझा जाता है। वो कैसे, जो संघर्ष को आर्थिक, टिकाऊ और शांतिपूर्ण संबंधों की ओर बदलने के लिए क्या करता है, आवश्यक प्रक्रियाएं और दृष्टिकोण और चरणों की पूरी श्रृंखला को शामिल करता है। इट मीन्स इसके अंदर ये है ना, इसने एक व्यापक अवधारणा के रूप में शांति निर्माण को लिया है। शांति स्थापना को इसने क्या किया है, एक व्यापक थॉट्स के ऊपर लिया है कि हमें एक तरीके से जो संघर्ष को क्या करना है, अधिक टिकाऊ नहीं बनने देना है। इट मीन्स उसको जो संघर्ष है उसको खत्म करना है। सबका मतलब यही है कि शांति को किसी भी ना किसी टाइप से क्या की जाए, वो स्थापित किया जाए। जो शांति है मतलब संघर्ष को उत्पन्न ना होने दिया जाए, संघर्ष की पुनरावृत्ति ना की जाए, संघर्ष को कम से कम किया जाए, जिससे कि क्या हो, जो हमारी शांति है वो बहाल हो सके, मतलब जो शांति स्थापना आसानी से की जा सके। तो यही चीज़ है कि इस प्रकार इस शब्द में गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है जो औपचारिक शांति समझौते से पहले और बाद में दोनों होती है, मतलब इस टाइप से है। तो इनके अकॉर्डिंग भी यही चीज़ है कि वो क्या करना, संघर्ष को अधिक टिकाऊ ना बनने देना, शांति संबंधों की ओर बदलने की प्रक्रिया को ही हमने क्या कहा है, शांति स्थापना कहा है। नेक्स्ट आपका कॉफी अन्नन के अनुसार, अभी कौन है, इसके अकॉर्डिंगली है ना, शांति निर्माण है ना सशस्त्र टकराव की पुनरावृत्ति को सुदृढ़ करने और रोकने के लिए संघर्ष के अंत में किए गए विभिन्न समवर्ती और एकीकृत कार्य हैं। इट मीन्स जो संघर्ष की स्थिति है उसको पुनरावृत्ति ना हो सके और जो शांति है वो एक तरीके से अच्छे तरीके से क्या की जा सके, स्थापित की जा सके। अब आप देखेंगे ना तो सबका मोटिव एक ही है, क्या करना, शांति की स्थापना करना। क्योंकि इसमें हमने क्या पढ़ना है, हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, जो शांति स्थापना की कुछ परिभाषाओं को देख रहे हैं, जिसके अंदर जो हमारे संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण कार्यालय उन्होंने ये परिभाषा दी थी, जॉन पॉल जो थे उन्होंने ये परिभाषा दी थी कि जो संघर्ष को क्या किया जाए, एक तरीके से अधिक टिकाऊ ना बनने दिया जाए और शांति संबंधों की ओर बदलने की क्या कही जाए, आवश्यक प्रक्रियाओं और दृष्टिकोण को मतलब उस ओर अग्रसर किया जाए। और कॉफी अन्नन के अनुसार क्या है कि वो बोला गया है कि जो संघर्ष है उसको क्या किया जाए, अंत किया जाए, और जो सशस्त्र टकराव की जो पुनरावृत्ति है उसको क्या किया जाए, कम से कम किया जाए, जिससे कि संघर्ष की स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो सके। अब नेक्स्ट है, अब हम देखते हैं शांति निर्माण की विशिष्ट विशेषताएं क्या हैं। अभी तक तो हमने जाना कि आखिर में शांति निर्माण है क्या, और शांति निर्माण इसमें अभी हमने जाना कि शांति निर्माण आखिर में
होता क्या है, इसका अर्थ क्या है, फिर हमने इसकी परिभाषाओं को देखा कि सबने क्या-क्या इसकी परिभाषाओं को दे रखा है। जो हमारे राष्ट्रीय वो संयुक्त राष्ट्रीय शांति निर्माण कार्यालय उन्होंने क्या दिया है और जो अनेक विद्वान हैं उन्होंने क्या-क्या दिया है। अब हम देखते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में कि आखिर में इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो जो शांति निर्माण का जो उद्देश्य होता है ना, वो दूरगामी परिवर्तन लाना होता है। इट मीन्स ऐसे परिवर्तन जो लंबे समय तक क्या हो सके, वो बरकरार रह सके। ऐसा ना हो कि कुछ टाइम के लिए तो शांति बहाल होई और फिर उसके बाद क्या हो जाए, शांति विध्वंस हो जाए। ऐसा ना हो, लंबे समय तक क्या करना, उसमें परिवर्तन लाना, मतलब कि और एकीकृत समावेशी और शांतिपूर्ण समाज की स्थापना के लिए अनुकूल वातावरण बनाना, जो अविश्वास, घृणा, भय, शत्रुता, कड़वाहट, भय, हताशा और विखंडन के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता। इस प्रकार कम से कम संघर्ष के भड़कने की संभावना होती है। तो आप समझ चुके होंगे कि जो शांति निर्माण का जो उद्देश्य क्या होता है, वो दूरगामी परिवर्तन लाना होता है। इसके अकॉर्डिंगली वो क्या करता है, एक ऐसे समाज की स्थापना करना वो बनाता है, स्थापना करता है जो इस अविश्वास, घृणा, भय, शत्रुता, कड़वाहट और विखंडन के लिए क्या नहीं करता, कोई भी जगह को नहीं छोड़ता। और इस प्रकार क्या होती है, एक तरीके से कम जो संघर्ष की भड़कने की क्या होती है, कम से कम संभावनाएं होती हैं। जो संघर्ष है वो कम से कम हो पाएगा, इससे ये एक तरीके से हमारी पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं। अब हम देखते हैं शांति स्थापना की कुछ विशेषताएं। तो इसमें मैंने पॉइंट वाइज आपको बता रखा है। जो शांति स्थापना तब शुरू होती है ना, जब संघर्ष कम हो जाता है। इफ अगर आप देखेंगे तो शांति स्थापना कब होती है, जब आप देखते हैं कि हम अब हमारे घर में, अगर मान लो एक छोटे से एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, अगर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो उसमें अगर वो होगा, मतलब संघर्ष होने लग जाएगा, तो शांति स्थापना तो खुद ही हो जाएगी, तभी तो स्थापना वो होगी ना, शांति निर्माण शुरू होगा। अगर देखते हैं कि जहाँ पे संघर्ष खत्म होने लग जाता है तो वहाँ पे शांति निर्माण खुद ही स्टार्ट हो जाता है। तो यही चीज़ है कि शांति स्थापना तब शुरू होती है जब संघर्ष क्या हो जाता है, कम हो जाता है या गतिविधियों को चुनकर समाप्त हो जाता है, जो शांति और सद्भावना के लिए अनुकूल वातावरण स्थापित करने में क्या करता है, मदद करता है। इफ जो संघर्ष है वो कम होने लग जाएगा तो अकॉर्डिंग वो मतलब ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाता है, एक तरीके से एक ऐसा वातावरण वो कर देता है, प्रोवाइड करवा देता है, जिससे कि क्या हो जाता है, शांति निर्माण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और पुनर्निर्माण, पुनर्वास और क्षमता विनिर्माण के प्रयासों से न केवल स्थायी शांति और सद्भाव सुनिश्चित होता है। इट मीन्स ओनली, इसके अकॉर्डिंग ये नहीं कि एक स्थायी शांति ही उत्पन्न होती है, इससे एक सद्भाव सुनिश्चित होता है, अपितु विकास की नींव भी अच्छी होती है। जहाँ पर अगर आप देखते हैं, अगर जहाँ पर आपको शांति मिलती है, जो देश जितना ज़्यादा शांत स्वभाव, मतलब अगर आप देखते हैं जिस देश में गृह युद्ध, जो गृह युद्ध होते हैं, मतलब देश में आपस में भी तो कुछ ना कुछ युद्ध हो जाते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं ना, घर में भी कुछ ना कुछ आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है भाई बहनों में। तो जितना ज़्यादा अगर किसी देश के अंदर गृह युद्ध कम होता है, लड़ाई झगड़े कम होते हैं, तो वो उतना ही देश क्या करता है, उन्नति करता है। जैसे कि अगर आप घर में भी देखेंगे, अगर भाई बहनों में कम से कम लड़ाई होती है तो उससे क्या करता है, परिवार की उन्नति होती है। तो उसी टाइप से अगर आप एक इंटरनेशनल लेवल पे लेकर चलें, तो अगर जिस देश में कम से कम लड़ाई झगड़े होते हैं तो वो देश उतनी ही उन्नति करता है, क्योंकि जो उनका जो प्रोडक्शन होता है वो संघर्ष के सामानों को बनाने के वो बजाय वो क्या उत्पादन करेगा, किस चीज़ का प्रोडक्शन करेगा, लोगों की भलाई वाले सामानों के प्रोडक्शन करेगा। मान लीजिए अगर आप देखते हैं, अगर अगर किसी देश में लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस टाइम है ना, वहाँ पर अगर देखेंगे ना, जो उनकी प्रोडक्टिविटी होती है वो है ना लड़ाई झगड़ों के सामान बनाने के लिए होती है। और जो खाने के जो खदान होते हैं या जो मेडिकल जो सर्विसेज होती हैं, जो फैसिलिटीज़ होती हैं, वो कम करने लग जाती हैं कंपेयर टू जो, और फिर क्या करने लग जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाई जो अस्त्र निर्माण होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होने लग जाता है। तो इससे क्या होता है, एक देश की उन्नति कम होने लग जाती है। बट यही स्थिति अगर शांति की स्थिति हो तो क्या होगा, किसी भी देश की क्या होती है, एक तरीके से विकास की नींव अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट है कि शांति निर्माण में संचार, बातचीत, मध्यस्थता आदि स्थापित करने जैसी अहिंसक रणनीतियों का उपयोग सम्मिलित होता है। शांति निर्माण अगर आप देखते हैं, जो शांति निर्माण कैसे होता है, अगर आप किसी से बातचीत नहीं करेंगे, कभी कभी आप देखते हैं ना, वो गलत फहमी के कारण भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो वो क्यों होते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग नहीं करते हैं, एक दूसरे को नहीं समझते हैं, एक दूसरे से बातचीत करना नहीं पसंद करते हैं। अगर आप देखते हैं कि भाई बहनों में भी कभी कभी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि उसने मेरे साथ मतलब कुछ, मतलब वो उसने क्या किया ना, मेरा सामान ये ले लिया। उसने ये नहीं सोचा कि उससे एक बार मैं पूछ लूँ। अगर वो पूछ लेता, अगर वो बातचीत कर लेता, तो वहीं पर वो संघर्ष क्या हो जाता, खत्म हो जाता। बट अगर जब वो पूछेगा ही नहीं, उससे वो बातचीत ही नहीं करेगा या आपस में एक तरीके से वो संचार नहीं करेगा, तो उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट नहीं होती है। तो
यही चीज़ है कि जो संघर्ष है क्या कहते हैं वो, अगर हम किसी से संचार, बातचीत, मध्यस्थता कर लेते हैं, स्थापित कर लेते हैं, तो वो क्या होती है, अहिंसक रणनीतियों का ही उपयोग सम्मिलित हो जाता है। इट मीन्स जो संघर्ष है वो खत्म हो जाता है। इस तरह की पहल संघर्षों का समाधान करने के लिए स्वस्थ मार्ग प्रशस्त करती है। नेक्स्ट है शांति निर्माण व्यक्ति वो प्रकृति में व्यापक है। अब वो कैसे, जो संघर्ष या हिंसा के मूल कारण की पहचान के साथ शुरू होता है। अगर आप देखते हैं जो शांति निर्माण है वो तभी तो स्थापित कर पाएंगे ना जब हमें अगर संघर्ष के रीज़न पता हो कि आखिर में लड़ाई क्यों हो रहा है, तभी तो हम उस रीज़न को सॉर्ट आउट करके शांति की स्थापना कर पाएंगे। जब हमें रीज़न ही नहीं पता होता तो हम शांति की स्थापना कर पाएंगे। अगर मान लो कि दो भाई बहनों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मैं आपको छोटे एग्जाम्पल जानबूझ के देती हूँ जिससे कि आप उसको कोरिलेट ईजी कर पाए। बट अगर इसको आप इंटरनेशनल लेवल पे लेके चलेंगे, अगर आप अपने पेपर में एग्जाम्पल भी देते हैं तो इंटरनेशनल लेवल, जैसे कि आप मान लीजिए कि चीन और उसके अंदर हम भारत के वाद विवाद होते रहते हैं बॉर्डर को लेकर, तो क्यों, अगर वो क्या करने लग जाए, एक दूसरे का उसके रीज़न समझ जाए कि हाँ आखिर में वो एक दूसरे का देखे कि रीज़न क्या है, हमारे जो लड़ने का रीज़न क्या है, तो उससे क्या होता है लड़ाई को सॉर्ट आउट करना ईजी हो जाता है। जैसे भाई बहनों में घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो माता पिता को अगर रीज़न पता चल जाता है तो वो उन दोनों की लड़ाई को क्या कर पाते हैं, सॉर्ट आउट करवा पाते हैं। तो इस कारण से हम कहते हैं ना जो वो है ना शांति निर्माण, वो प्रकृति में व्यापक है और इसका जो मूल कारण की जो पहचान के साथ ही क्या होती है, एक तरीके से शुरू होती है। उस समाज का गहन अध्ययन करना जहाँ हिंसा भड़की है, एक संघर्ष प्रवण समाज की क्या होती है, ताकत और कमजोरी का मूल्यांकन, एक विवेकपूर्ण व्यवहारिक योजना तैयार करना, पहचान करना और योजना के प्रमुख हितधारक और पक्ष योजना को क्रियान्वित करते हैं। इनमें यही चीज़ कही गई है, ऑल ओवर यही चीज़ कही गई है ना कि जो शांति निर्माण है वो क्या है, व्यापक है और इसके एक तरीके से ये संघर्ष के मूल कारण की पहचान के साथ ही क्या होती है, शुरू होती है। नेक्स्ट है आपका कि प्रभावी शांति निर्माण के बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इट मीन्स लंबे समय तक चलने वाली शांति के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और अन्य हस्तक्षेप की करने की आवश्यकता होती है। जो बहुत लॉन्ग टाइम से क्या हो रहा है, संघर्ष चले आ रहा है, तो उसके अंदर सब चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी हो जाती है। वो चाहे हमारी सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो या एनीथिंग एल्स हो, आपको उसके अंदर उनका हस्तक्षेप करना ज़रूरी हो जाता है। सामाजिक जो समाज के लोग हैं वो भी उस चीज़ को देखेंगे कि हाँ एक तरीके से, अगर मैं आपको एक वो बताती हूँ कि अगर शांति निर्माण करना है और जो लंबे समय तक संघर्ष चल रहा है तो उसके अंदर शांति निर्माण के लिए हमारी सामाजिक स्थितियाँ भी डिपेंड कर जाती हैं। अगर हमारे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो हमारे जो समाज के लोग होते हैं, जो हमारे आस पड़ोस के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। या हमारी आर्थिक स्थिति या राजनीतिक स्थिति के कारण भी हमारी क्या हो जाती है, वो हमारी लड़ाई झगड़े सॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो यही चीज़ें कही गई है। नेक्स्ट यहाँ पे हम इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ना है कि आखिर में जो शांति निर्माण की कुछ विशेषताएं क्या क्या है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि शांति निर्माण तब शुरू होता है जब संघर्ष क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हम शांति निर्माण बातचीत और संचार के माध्यम से भी कर सकते हैं। शांति निर्माण क्या है, एक व्यापक शब्द है क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक तरीके से हम इसके पहले मूल कारणों के बारे में जानेंगे संघर्ष के, तभी हम क्या कर पाते हैं, शांति को एक तरीके से शांति निर्माण कर पाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक था आपका, वो नेक्स्ट पॉइंट आपका कि शांति निर्माण आधिकारिक स्तर पर परिवर्तन लाने के लिए एक हस्तक्षेप है जिसमें भारी क्षेत्र का काम सम्मिलित है, जो निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण है, जिसमें बहुत सारी तैयारी की आवश्यकता होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शांति निर्माण के लिए आपको बहुत सी चीज़ों का एक तरीके से रिपोर्ट तैयार करनी होती है। पहले तो आप ये जानेंगे कि आखिर में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो आखिर में उसका रीज़न क्या है, लड़ाई झगड़ों का एक कारण क्या है। अब आप उसको कारण को पता करेंगे, कारण जब आपको पता चल जाएगा तो उस कारण को आप क्या करने की कोशिश करेंगे, या तो वो कारण खत्म हो जाए या तो उसको एक तरीके से सॉल्व कर दिया जाए जिससे कि क्या हो, संघर्ष का मामला ही खत्म हो जाए। तो यही होता है कि शांति निर्माण है ना बहुत मतलब एक तरीके से ना बहुत चीज़ों पर डिपेंड करती है। जब तक शांति निर्माण नहीं हो सकता जब तक कि हम उनके कारणों का पता ना लगा लें, उनको सॉर्ट आउट ना कर लें। कभी कभी साइट पर समाधान की आवश्यकता होती है जो निश्चित रूप से कर्मियों और अधिकारियों की भागीदारी के बिना क्या नहीं होती, संभव नहीं होती। अगर सबके सब अपना पार्टिसिपेशन शांति निर्माण में नहीं दिखाएंगे तो क्या शांति निर्माण हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो यही चीज़ है कि उनके आवश्यक कौशल, विशेषज्ञता, इच्छा भी होती है। अगर वो एक तरीके से अपनी इच्छा जाहिर रखे कि हाँ, अगर मान लीजिए दो व्यक्ति लड़ाई कर रहे हैं, अगर उनका है, उनको लगता है कि हाँ ये लड़ाई ख़त्म हो जानी चाहिए तभी वो लड़ाई ख़त्म हो पाएगी, वो तब ऐसे नहीं ख़त्म हो जाती। क्योंकि आप देखते हैं अगर एक का भी मन होता है कि हाँ लड़ाई जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट हो जाए तो वो क्या कर लेता है, वो अपनी गलती मान के एक्सेप्ट करके वो साइड हो जाता है कि हाँ चलो कोई नहीं, उसको जो मानना है वो माने, और फिर वो क्या कर देते हैं, लड़ाई झगड़ा वहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो यही चीज़ होता है कि उसके अंदर उनकी डिज़ायर, उनकी विशेष भी इन्वॉल्वमेंट दिखाती है, साथ ही साथ उनका कौशल और विशेषज्ञता भी।
तथापि सभी क्षेत्रीय गतिविधियों के लिए योजनाएं, रणनीतियां औपचारिक सेटिंग में डिज़ाइन की गई हैं, जो विचारों के आदान प्रदान और विशेषज्ञता साझा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है। तो आई होप आपको इसकी विशेषताओं के बारे में समझ में आ चुका होगा कि मैंने क्या क्या इसकी विशेषता बताई। शांति स्थापना की क्या क्या विशेषता हो सकती है। जब शांति स्थापना होती है तो ये हमारे देश की एक तरीके से विकास की अच्छी नींव भी डालती है, हमारे देश के विकास के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। ये हमारे जो जो शांति निर्माण है हम तभी एक तरीके से स्थापित कर पाएंगे जब हम आपस में क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, वार्तालाप के द्वारा हम शांति निर्माण कर पाते हैं। या हमारे जो मतलब एक तरीके से जो शांति निर्माण है वो कैसा है, वो प्राकृतिक में क्या है, व्यापक है। अब वो व्यापक कैसे, क्योंकि हमें उसको पहले तो उसके मूल कारणों की पहचान करनी होती है। जब हमें मूल कारण पड़ता है, वो का कारण जान लेते हैं, तब उसके बाद हम क्या करते हैं, एक एक करके उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। तो अब आपने यही सब चीज़ें देखी कि कैसे शांति निर्माण की क्या क्या विशेषता है। अब हम देखते हैं शांति निर्माण की विभिन्न विधियाँ। इट मीन्स हम शांति निर्माण किन किन चीज़ों से कर सकते हैं। अब इस सेल में है ना, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो शांति निर्माण की विभिन्न विधियाँ यूँ बोल देगा आपको, या फिर आपसे यूँ बोलेगा कि शांति निर्माण करने के लिए विभिन्न साधन क्या क्या है, साधन आपसे पूछ लेगा। या फिर आपसे यूँ पूछ सकते हैं कि शांति निर्माण के लिए विभिन्न विधि कौन सी है। तो आपसे किसी भी टाइप से पूछे, आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने आपको थोड़ा 3 टाइप से लिख के बता दिया कि किस टाइप से आपसे पूछ सकते हैं। शांति निर्माण की विभिन्न विधियाँ, शांति निर्माण करने के लिए विभिन्न साधन क्या है। तो अब हम देखते हैं एक एक करके कि क्या क्या साधन है, क्या क्या उपाय हैं, क्या क्या विधियाँ हैं। आप कुछ भी कह लीजिए इसको, ओके। तो फर्स्ट आपका है शक्ति संतुलन। अब शक्ति संतुलन से क्या समझते हैं। मान लीजिए कि एक देश, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताती हूँ। अभी अब थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, पहले आप एग्जाम्पल सुनिए। कि मान लीजिए कि एक देश जैसे अमेरिका है, अमेरिका बहुत ज़्यादा पावरफुल है। दूसरा देश कैसा है, कम पावरफुल है। तो जो अमेरिका है वो अपनी क्या दिखाएगा, दादागिरी दिखाएगा। इट मीन्स वो ज़्यादा अपने आप को पावरफुल दिखाएगा। तो वो क्या करता है, वो कभी भी अगर छोटी सी बात हो रही है वो क्या करने लग जाता है, जल्दी से जल्दी संघर्ष करने की वो करने लग जाता है, डिमांड हो जाती है उसकी। क्यों, क्योंकि वो अपने आप को क्या समझता है, उन दोनों में क्या नहीं है, शक्ति संतुलन नहीं है। इट मीन्स उन दोनों की जो शक्तियाँ हैं वो बराबर नहीं है। और जब शक्तियाँ बराबर नहीं होती हैं तभी तो क्या होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। अगर हम उनको संतुलन ला दिया जाए, अब ये आप मेरा टॉपिक समझ जाए, अगर शक्ति संतुलन कर दिया जाए, दोनों देश एक ही शक्ति के बराबर हो, मतलब दोनों के दोनों एक ही जितने मतलब वो हो, पावरफुल हो, तो क्या लड़ाई झगड़े होंगे, नहीं होंगे ना। संघर्ष हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो एक इसकी विधि कौन सी, शक्ति संतुलन। शक्ति में संतुलन ला के हम क्या कर सकते हैं, वो शांति निर्माण की मतलब शांति निर्माण बनाए रख सकते हैं। जैसे कि इसमें मैंने लिख भी रखा आपको कि शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संतुलित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। शक्ति संतुलन का सिद्धांत यह मानता है ना कि कोई राष्ट्र तब तक अधिक सुरक्षित होता है जब सैनिक क्षमता इस प्रकार बटी हुई हो ना कि कोई अकेला राज्य इतना शक्तिशाली ना हो कि वह अकेले राज्य अन्य राज्यों को दबा दे। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर वो दोनों आपस में बराबर के पावरफुल पर्सन होंगे तो वो क्या आपस में एक दूसरे से लड़ना पसंद करेंगे, नहीं करेंगे। क्योंकि उनको पता होगा कि जितना नुकसान मैं उसे पहुंचाऊंगा उतना ही नुकसान वो मुझे भी पहुंचा सकता है। तो इस कारण से ये शांति निर्माण की एक विधि हो गई शक्ति संतुलन। सेकंड आपका है अंतर्राष्ट्रीय कानून। अब अंतर्राष्ट्रीय कानून कैसे शांति निर्माण की एक विधि हो सकती है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश के अंदर बहुत से कानून बनते हैं कि जिससे क्या होते हैं, जो लोग हैं आपस में कम से कम लड़े। अब मान लीजिए आप रोड पे आप निकलते हैं, ऐसे बहुत, अगर हम अपने देश को ही माने, अगर छोटे से छोटे रूल्स के देखें तो हमारे देश में कितने कानून बन रखे हैं जिससे कि क्या कारण क्या ना हो, लोगों में आपसी टकराव ना हो, आपस में लड़ाई झगड़े ना हो। तो ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय कानून एक बन जाएगा। इंटरनेशनल लेवल पे अगर एक कानून बना दिया जाए जिससे कि क्या हो सकता है, संघर्ष को कम किया जा सकता है, तो उसके कारण भी क्या हो जाता है, संघर्ष कम हो जाता है। तो ये भी हमारे शांति निर्माण में क्या करता है, एक अहम भूमिका निभाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि से आश्रय उन नियमों से है ना जो स्वतंत्र देशों के बीच परस्पर विवादों के निपटारे के लिए लागू होते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय विधि किसी देश के अपने कानून से इस अर्थ में भिन्न है ना कि अंतर्राष्ट्रीय विधि दो देशों के संबंधों के लिए क्या होता है, लागू होता है, ना कि दो या दो से अधिक नागरिकों के बीच में। इट मीन्स ये बहुत से देशों के बीच लागू होता है। जो ये कानून है वो ऑल ओवर एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे ये कानून लागू होगा और ये इंटरनेशनल लेवल पे लोगों द्वारा माना भी जाएगा। लोगों के थ्रू नहीं, वो देशों के थ्रू। देश फॉलो करेंगे तो लोग तो खुद ही ऑटोमेटिकली वो सुधर जाते हैं। तो यही चीज़ें हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाकर हम क्या कर सकते हैं, संघर्षता को कम कर सकते हैं। इट मीन्स शांति निर्माण कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो संघर्ष को कम करने के उपाय है ना, उसी को आप शांति निर्माण में भी डाल सकते हैं। अगर संघर्ष हम मानते हैं
कि वो कानून बनाकर हम संघर्ष को कम कर सकते हैं, तो कानून बनाकर हम वो क्या कर सकते हैं, शांति स्थापना भी तो कर सकते हैं ना। तो यही चीज़ है कि ये आपके सिर्फ थॉट्स के ऊपर है। आपसे पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, मैं आपको यही चीज़ तो बताना चाह रही हूँ कि आप अगर आपको कोई चीज़ टॉपिक समझ में आ गया ना एक बार, तो आप पेपर में कैसा भी क्वेश्चन आप क्या है वो आप ईजिली इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकेंगे। आपको ऐसा कुछ डिफिकल्टीज नहीं आएगी कि हाँ आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप बहुत आसानी से इसको लिख पाएंगे। नेक्स्ट है आपका वार्तालाप द्वारा। अब बातचीत के थ्रू, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था जब हम उनकी विशेषताएं पढ़ रहे थे, तो उसमें भी एक टॉपिक था जिसमें आपको था कि वो बातचीत के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो संचार के जो साधन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, उसके थ्रू भी हमारा जो संघर्ष है उसको कम किया जा सकता है। और जब संघर्ष कम होगा तो ऑटोमेटिक ही क्या हो जाता है, शांति निर्माण हो जाता है। तो इस टाइप से हम इसके अंदर भी एक पॉइंट डाल सकते हैं कि जो शांति निर्माण के लिए वार्तालाप, एक तरीके से वार्तालाप द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वो शांति निर्माण कर सकते हैं। ये द्वारा लिखा है तो ये गलती से यहाँ पे लिख दें, ये इस टाइप से लिखा होगा, ओके, द्वारा। तो यही चीज़ है कि वार्तालाप द्वारा भी विश्व में शांति स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। और बातचीत द्वारा विश्व के अनेक देशों के बीच होने वाले संघर्षों को सुलझाया जाता है। जब संघर्ष राज्य के राज्याध्यक्ष मिलकर संघर्ष को सुलझाने का प्रयास करते हैं ना, अगर मान लीजिए कि किसी देश का हेड ही जो है उस संघर्ष को सुलझाने का प्रयास करेगा, तो क्या होगा, एक तरीके से वो शांति निर्माण ऑटोमेटिक ही होगा। बातचीत को शांति निर्माण के मुख्य साधन के तौर पे देखा जाता है। आप देखते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम कभी तभी सॉर्ट आउट हो जाती है जब हम एक दूसरे से क्या करते हैं, बातचीत कर लेते हैं। अगर किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में कुछ गलतफहमी होती है तो आप देखते हैं ना कि वो तभी सॉल्व हो पाती है, जब हम क्या करते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं। हम एक दूसरे के रीज़न समझ लेते हैं कि वो क्यों गुस्सा है, वो क्यों लड़ रहा है ऐसा, वो क्यों बिहेव कर रहा है इस टाइप का। तो जब हम बातचीत करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, सारी की सारी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। तो यही चीज़ है। नेक्स्ट है आपका कि शांति निर्माण कैसे हो सकते हैं, एक संधि या समझौते द्वारा भी शांति निर्माण हो सकता है। अगर हम किसी देश के साथ संधि कर लेते हैं, अगर आपने देख रखा होगा कि हमारे देश ने बहुत से देशों के साथ, रूस के साथ हमारे कई संधि हैं, कई समझौते हैं, अमेरिका के साथ कई संधि समझौते होते हैं। तो वो क्यों होता है, जिससे कि क्या हो सके, एक तरीके से शांति निर्माण बहाल हो सके, जो शांति है स्थापना हो सके। ये नहीं हो कि जब मर्जी वो हम पे अटैक करेगा समथिंग कुछ भी। इस कारण से कुछ ना कुछ ऐसे क्या होते हैं, कानून, वो संधि, ये कुछ इस टाइप से बने होते हैं जिससे कि क्या होता है, लड़ाई झगड़े कम से कम होते हैं। और संधि या समझौतों को अंतर्राष्ट्रीय शांति निर्माण के मुख्य साधन के तौर पे क्या करा जाता है, देखा जाता है। और शांति या समझौते द्वारा विश्व के राज्यों में हो रहे संघर्ष को क्या किया जाता है, सुलझाया जाता है। तो अब आपको पता चल चुका कि संधि या समझौते द्वारा कैसे शांति का निर्माण होता है। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा। अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक है, जो क्या होता है, जो हमारा जब वो हुई थी, हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, तो उसके बाद हमारी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका निर्माण किया गया था। क्यों किया गया था, इसको हम फर्स्टली हम क्या बोलते थे, लीग ऑफ नेशन कहते थे। उसका पहले नाम था लीग ऑफ नेशन, बट जो लीग ऑफ नेशन था ना, उसने जो द्वितीय विश्व युद्ध था ना उसको रोक नहीं पाया था। तो फिर इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया था, संयुक्त राष्ट्र कर दिया था, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो जब इसका नाम चेंज करके वो क्या करता, मतलब कार्य तो एक ही है ना, शांति की स्थापना करना। तो यही चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा भी क्या होता है, शांति स्थापना की जाती है। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन को भी शांति निर्माण का क्या किया जाता है, मुख्य साधन माना जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा राष्ट्रीय राज्य की शक्ति पर अंकुश लगाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या करते हैं, संघर्षों को सुलझाने का प्रयास करते हैं। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो इंटरनेशनल लेवल पे क्या करते हैं, जो कन्फ्लिक्ट हो रहा होता है, संघर्ष होता है, उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। और नेक्स्ट आपका, अब ये मैंने मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख रखा है कि एक दूसरे के विरुद्ध आक्रामक कार्यवाही ना करना। अगर हम एक दूसरे के विरुद्ध मान लो कि कुछ कोई गलती कर भी रहा होता है, तो हम उसको माफ़ कर देते हैं। तो माफ़ कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वहीं पे लड़ाई क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। वहीं पे लड़ाई आगे नहीं बढ़ पाती, संघर्ष आगे नहीं बढ़ेगा, तो वो क्या हो जाता है, शांति निर्माण हो जाता है। तो यही चीज़ है कि एक दूसरे के विरुद्ध आक्रामक कार्यवाही ना करना। ये नहीं कि जल्दी से जल्दी एक्शन ले लेना, लड़ाई करने लग जाना, पुलिस में कंप्लेन लिखवा देना, ये कर देना वो कर देना। ऐसा नहीं, नॉर्मली ठंडे दिमाग से सोचकर उसके ऊपर देखो कि हाँ अगर रीज़न ज़्यादा बड़ा है तो ही हम लड़ाई झगड़े करते हैं। अदरवाइज छोटी मोटी लड़ाइयों के बीच में हमें एक तरीके से क्या नहीं करना चाहिए, ज़्यादा आक्रामक कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट आपका एक दूसरे के आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप ना करना। अगर हम एक दूसरे के वो जो हमारे आंतरिक मामले हैं, इंटरनल सब्जेक्ट हैं, उसके ऊपर मतलब हम अगर एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगे एक दूसरे की बातों में, तो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। अगर लड़ाई झगड़े नहीं होंगे तो शांति निर्माण तो ऐसे ही ऑटोमेटिक होगा। नेक्स्ट है समानता और परस्पर लाभ की नीति का पालन करना। और 9 टॉपिक आपका शांति सह अस्तित्व की नीति में विश्वास रखना, मतलब शांतिपूर्ण
एनवायरनमेंट को बनाए रखना, शांति निर्माण को बनाए रखना, उसमें एक तरीके से विश्वास रखना और शांति की स्थिति को बहाल करते रहना। ये नहीं कि एक दूसरे में आपस में लड़ झगड़ के और लड़ाई कर लो, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर दो। तो यही चीज़ है। अब आपने देख लिया कि आखिर में शांति निर्माण करने की विभिन्न साधन कौन कौन से होते हैं, शांति निर्माण की विभिन्न विधियां क्या है। तो यही चीज़ है, मतलब एक ही टॉपिक है, एक ही ये पॉइंट है, बट ये 3 टाइप से ये पूछ सकते हैं इस टाइप से। तो नेक्स्ट जब आपका, अब हम क्या पढ़ते हैं, इसके कुछ मान्यताओं को देखते हैं जो शांति स्थापना को क्या करती है, सुगम बनाती है। तो अब इसमें क्या है, जो मान्यता है इसमें यही चीज़ है, इसमें हम पूरा का पूरा सिर्फ यही ऑल ओवर टॉपिक पढ़ लेना कि आखिर में शांति की स्थापना कैसे की जाए, लड़ाई झगड़ों को कम करके। एक ही टॉपिक को इसने बार बार इस टाइप से घुमा फिरा कर दे रखा है आपको, उसकी मान्यताओं के आधार पर, उसकी सिद्धांत के आधार पर, उसके प्रिंसिपल्स के आधार पर, इसी टाइप से उसने बता रखा है। अब हम देखते हैं कि कैसे कुछ मान्यताएं हैं जो शांति स्थापना को सुगम बनाती है, मतलब ईजी बनाती है। सुगम का वर्ड का मतलब होता है ईजी, वो कैसे बनाती है शांति स्थापना को। अब नेक्स्ट है आपका, अब हम क्या पढ़ते हैं कि अब इसमें फर्स्ट जो टॉपिक आपका क्या है कि फर्स्ट तो आपका यही है कि संघर्ष स्वाभाविक होता है और परिवर्तन का स्रोत होता है। अब हम कैसे, इसकी मान्यता एक ये है ना कि संघर्ष तो नॉर्मल सी बात है, संघर्ष तो हर जगह आप देखते हैं, स्वाभाविक चीज़ है ये। तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत मतलब पीपल्स जो होते हैं आपस में इतने ज़्यादा सदा बहुत मतलब नॉर्मल टाइप के पर्सन होते हैं, किसी किसी का स्वभाव ही होता है लड़ाई झगड़े का, आप देखते हैं। तो यही चीज़ है कि संघर्ष भी एक स्वाभाविक चीज़ है, संघर्ष ऐसा नहीं है कि एकदम से नहीं होता। तो इसके अंदर यही चीज़ है ना कि जो शांति निर्माता है ना, संघर्ष को स्वाभाविक मानते हैं। जो शांति निर्माता है, अगर वो शांति निर्माण के एक तरीके से वो सोचते हैं, तो वो जानते हैं कि संघर्ष होता है, तभी हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए शांति निर्माण की स्थापना करनी चाहिए। तो यही चीज़ है कि ये क्या करते हैं, ये स्वाभाविक मानते हुए अपना हस्तक्षेप शुरू करते हैं और संघर्ष को अक्सर वांछनीय सामाजिक परिवर्तन की ओर लेके जाते हैं। जो संघर्ष है उसको क्या करते हैं, उसमें परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो संघर्ष है वो स्वाभाविक तो है और परिवर्तन का एक स्रोत भी है। अगर हम उसमें परिवर्तन कर दें, उसके कारणों को जानकर उसको सॉल्व कर दें, तो क्या होगा, संघर्ष खत्म हो जाता है। तो यही चीज़ है कि जो हमारा शांति निर्माण कैसा है, शांति को हम क्या कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन करके, संघर्ष में परिवर्तन करके हम क्या कर सकते हैं, शांति स्थापना कर सकते हैं। तो आपने इसकी एक मान्यता को देख लिया कि क्या है, शांति स्थापना को सुगम बनाती है जो मान्यता है। नेक्स्ट है आपका अहिंसक तरीकों का प्रयोग व्यवहारिक, उद्देश्यपूर्ण और रचनात्मक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि संघर्षों को जरूरी नहीं है कि हमें लड़ाई झगड़ा करके ही उसको शांत भी करा जाए, हम अहिंसक तौर पे भी क्या करते हैं, अहिंसक तौर से हम क्या करने की कोशिश करते हैं, शांति निर्माण की स्थापना करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं जो हमारे गांधी जी थे वो कैसे थे, अहिंसकवादी थे। इट मीन्स लड़ाई झगड़ा नहीं जानते थे। जैसे कि आपने सुन भी रखा होगा कि एक वो गांधी जी का कहना था कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पे वो थप्पड़ मारता है तो हमें दूसरा गाल भी आगे कर देना चाहिए, मतलब इस टाइप से अगर आपने सुन रखा होगा ये चीज़ें। तो ये क्या है, पहले इस टाइप का यही होता था कि जो अहिंसक तरीकों का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, शांति स्थापना कर सकते हैं। तो जो अहिंसक का प्रयोग व्यवहारिक, उद्देश्यपूर्ण और रचनात्मक होता है। शांति निर्माण के लिए अहिंसक तरीकों को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि जो बातचीत, चर्चा, ध्यान के माध्यम से हम क्या करते हैं, संघर्ष का एक संभावित समाधान निकाल सकते हैं। जब तक हम किसी से बातचीत नहीं करेंगे तो हम क्या नहीं कर सकते, संघर्ष को, मतलब संघर्ष के रीज़न को नहीं जान पाएंगे। और जब संघर्ष के रीज़न को नहीं जान पाएंगे तो वो लड़ाई झगड़े को हम क्या नहीं कर पाएंगे, शांत नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो हमारा एक तरीके से जो बातचीत होती है, जो हमारी चर्चाएं होती हैं, कन्वर्सेशन होता है दूसरों के साथ, हम दूसरों को अपनी बात बताते हैं, ध्यान एक बार उस पर हम फोकस डालते हैं कि क्या ये रीज़न सही था लड़ाई करने का, इट मीन्स क्या बेफालतू की तो लड़ाई नहीं हो रही। तो इससे क्या होता है, इससे हमारा एक तरीके से समाधान निकल जाता है लड़ाई झगड़े का, संघर्ष का। फिर उससे क्या हो जाता है, संघर्ष को एक तरीके से कम किया जा सकता है और जब संघर्ष कम होगा तो शांति निर्माण की, मतलब शांति की स्थापना हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका मतभेदों, अविश्वास और सुलझाने के सहयोग का एक व्यवहार्य तरीका है। इट मीन्स इसके अंदर क्या है कि संसाधनों, मूल्य और हितों, यहाँ तक कि अगर ऐतिहासिक समान के कारण संघर्ष उत्पन्न हो रहा है ना, हुआ है, तो भी सहयोग से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है। इट मीन्स अगर किसी रीज़न से संघर्ष उत्पन्न हो भी जाता है तो हम इसमें सहयोग के माध्यम से क्या कर सकते हैं, इसमें हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे कि हम इसमें क्या करेंगे, विचार विमर्श में भाग लेने की इच्छा के बिना सहयोग नहीं हो सकता। इट मीन्स जब तक हम उसमें विचार विमर्श, वार्तालाप के थ्रू, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब तक हम उसमें पार्टिसिपेशन ही नहीं दिखाएंगे तो क्या नहीं हो पाएगा, ये जब तक सहयोग नहीं करेंगे तो शांति स्थापना नहीं हो पाती है। तो यही चीज़ है कि
अगर हम उसमें एक तरीके से विचार विमर्श में भाग लेने की इच्छा के बिना, अगर हम उसमें उसके बिना हम सोचे कि लड़ाई झगड़ा सॉल्व हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। हम उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखानी पड़ेगी। उसके अंदर हमें अपने विचार विमर्श, चर्चाएं या हमारे जो पॉइंट्स होते हैं उनको, अपने तथ्यों को रखना पड़ता है, और तभी क्या हो जाता है, संघर्ष की स्थापना कर पाते हैं। नेक्स्ट है आपका, संघर्ष परस्पर विरोधी मुद्दों से उत्पन्न होता है और लोगों को समस्या के रूप में नहीं देखा जाता। ये मैं यहाँ से ना, मैंने ये आपको जानबूझ के मैंने अपने पॉइंट्स आपको नहीं बताए थे, क्योंकि ना इसके अंदर जो ये सब पॉइंट्स दे रखे हैं ना, बहुत अच्छे दे रखे हैं। अगर आप इसको अच्छे से, मैंने जैसे आपको समझाया, इसके अंदर तो थोड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज दे रखी है, अगर जैसा कि मैंने आपको समझाया, अगर आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख के आप आते हैं पेपर में, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपका। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ गया है कि शांति स्थापना के काम, मतलब शांति स्थापना कैसे की जा सकती है, या इसके ऊपर प्रकाश डालें, तो आप इसके अंदर आसानी से लिख पाएंगे। पहले तो आप मेरी विधियां जो मैंने आपको ऊपर बताई हैं कि क्या क्या साधन है शांति निर्माण के, वार्तालाप के थ्रू, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के थ्रू, या फिर बातचीत के थ्रू, तो ये सब पॉइंट्स लिखेंगे। फिर साथ में इनकी मान्यताओं को भी दिखाएंगे कि मान्यताओं के थ्रू भी क्या हो सकता है, शांति स्थापना की जा सकती है। तो यही चीज़ है कि अब नेक्स्ट पॉइंट आपका, संघर्ष परस्पर विरोधी मुद्दों से उत्पन्न होता है और लोगों को समस्या के रूप में नहीं देखा जाता है। इनमें जो संघर्ष आप देखते हैं कि वो हमेशा एक दूसरे के, हमारे आपस में थॉट्स सेम नहीं होते, तभी क्या होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई, अब ये जैसे कि आपने एक चीज़ देख रखी होगी कि ये क्या लिखा है, कोई तो इसको 6 कहता है, कोई इसे 9 कहेगा, तो वो क्या है, उन दोनों के बीच में आपसी एक तरीके से विरोधी वो है, उन दोनों में आपसी सहमति नहीं है। वो दूसरे क्या है, एक दूसरे से क्या है, विरोधी मुद्दे से उत्पन्न होता है। जो संघर्ष है वो कैसा है, विरोधी, मतलब उन दोनों में अपोनेंट्स बिहेवियर है, उन दोनों का जो एक मत नहीं होते हैं, वो आपस में क्या करते हैं, उनका अलग अलग वो होता है, सोचने का तरीका होता है। तो इस कारण क्या होता है, संघर्ष उत्पन्न होता है। तो यही चीज़ कही गई है ना कि यह लोग हैं जो लड़ते हैं और कानून व्यवस्था को बिगाड़ते हैं। मतलब कि जो विरोधी मुद्दे उनके में से आपस में थॉट्स सेम नहीं हो पाते, तो ये वही लोग होते हैं जो क्या करते हैं, एक तरीके से कानून व्यवस्था को बिगाड़ते हैं और संघर्ष की स्थिति को उत्पन्न करते हैं। तो यही चीज़ है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका विनाश करके हम क्या करते हैं, शांति की स्थापना कर पाते हैं। जैसे कि इसमें लिख भी रखा है कि सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करते हैं और विनाश के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर वो संघर्ष करते हैं तो उसके अंदर वो ये नहीं देखते कि, अगर गुस्से में आप देखते होंगे, कभी कभी आपको गुस्सा आता होगा तो आप घर का सामान कुछ भी उठाकर फेंक देते हैं। क्यों को फेंक देते हो, क्योंकि उस टाइम पे आपको कुछ और चीज़ नहीं दिखती है, ओनली आपको अपने गुस्से पे ही एक तरीके से ध्यान होता है। तो यही चीज़ है कि ये एक तरीके से विनाश का कारण के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। तो यही है कि आपसे शांति निर्माण के प्रयासों का केंद्र समस्या के मूल कारण पर है। इट मीन्स हम उसके मूल कारणों को पहले जानेंगे, उसका लक्ष्य, आकांक्षा, रुचियों आदि में अंतर हो सकता है। जैसे कि मैंने इसमें वो लिखा हुआ भी है कि शांति निर्माण व्यवसायी यह मानता है ना कि यदि पार्टियां भुगतान करने के स्थान पर मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने में अपनी ऊर्जा और प्रयासों को पूर्ण निर्देशित करती है ना, तो इससे क्या होगा, शांति की स्थापना हो सकती है। इट मीन्स वो जो पार्टियां होती हैं भुगतान करने के स्थान पे क्या करे, उस मुद्दे पे ध्यान केंद्रित करे। ये नहीं कि ओनली वो कर दिया, पेमेंट कर दी, वो जैसे बोलते हैं ना कि लड़ाई झगड़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए पैसे दे देते हैं और फिर ख़त्म, फिनिश बात, ऐसा नहीं होता। उसके कारणों को वो जानकर सॉल्व करेगी, तभी जाके वो क्या होगी, एक तरीके से लंबे समय तक वो मामला शांत रहता है और फिर आगे जो लड़ाई झगड़े की जो संभावना है वो भी कम उत्पन्न होती है। तो यही रीज़न है कि क्या है, इसकी मान्यताएं हैं कि कैसे एक तरीके से जो शांति स्थापना को वो सुगम बनाती हैं। तो आपने ये देख लिया, मैंने आपको 4 पॉइंट्स तक बता दिए। 5th पॉइंट आपका कि संघर्ष के समाधान और सभी शांति निर्माण का मार्ग संचार के माध्यम से ही है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर के पॉइंट्स में भी इतने अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया 2-3 बार कि जब तक वार्तालाप नहीं करते, जब तक संचार नहीं करते एक दूसरे, संचार का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन। इट मीन्स जब तक आप एक दूसरे की बातों को कम्युनिकेट नहीं करते हैं तो हम क्या नहीं कर सकते, शांति निर्माण नहीं कर सकते हैं। शांति निर्माण के लिए सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण साधन आपका यही है, वार्तालाप। वार्तालाप के द्वारा ही आप देखते हैं कितनी से कितनी बड़ी लड़ाइयाँ भी हों वो सॉर्ट आउट हो जाती हैं। अब जो आप देखते हैं कि चीन पाकिस्तान, वो चीन भारत के बीच में, अब वो आप देखते होंगे कितने ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, बट वो कैसे सॉर्ट आउट हो पाते हैं, वो कैसे एक तरीके से कम हो पाते हैं, जब वो जो चीन और अब भारत क्या करता है, आपस में बैठकर बातचीत करता है, असेंबलीज करता है, तो उसके थ्रू ही क्या हो पाता है, कन्वर्सेशन करता है, कम्युनिकेशन करता है, तो उसकी थ्रू क्या हो पाता है, संघर्ष की स्थिति को कम किया जाता है और शांति निर्माण को बहाल किया जाता है, शांति स्थापना को बहाल किया जाता है। तो यही चीज़ थी। अब आपने समझ लिया कि कैसे किया जा सकता है, इसकी क्या क्या मान्यताएं हैं। अब हम देखते हैं शांति निर्माण के सिद्धांत। अब शांति निर्माण के आखिर में क्या क्या सिद्धांत है, जो शांति की स्थापना की जाए तो उसके क्या क्या एक तरीके से प्रिंसिपल्स हैं। तो जैसे कि इसमें लिख रखा है कि जो शांति निर्माण का जो मूल उद्देश्य होता है वो सकारात्मक शांति के लिए ऐसे वातावरण को बढ़ाना होता है ना
जिसमें ना तो जो नए मुद्दे हिंसा की ओर बढ़े और ना ही पुराने मुद्दे फिर से उभरे। इट मीन्स इसमें ये कहा गया है कि संघर्ष मतलब जो शांति निर्माण इस टाइप से किया जाए ना कि जो नए मुद्दे हैं वो तो आ ही ना आए। इट मीन्स जो नए मुद्दे की तो जन्म ही ना हो, और साथ ही साथ जो पुराने मुद्दे हैं संघर्ष के उनको भी वापस से पुनरावृत्ति ना हो पाए। इट मीन्स वो वापस से उत्पन्न ना हो पाए। इस टाइप से शांति के निर्माण को बढ़ाता है, मतलब इस टाइप से शांति निर्माण किया जाए। तो ये एक बात कही गई है। अब इसके अंदर जो शांति निर्माण के अंदर है ना कुछ सिद्धांत हैं। जो शांति निर्माण के सिद्धांत में पहला जो सिद्धांत है वो है व्यापकता का सिद्धांत। अब इस व्यापकता के सिद्धांत के अंदर क्या है, अब इसके अंदर यही है ना कि संघर्ष की ना पहले तो ना ऐसे मतलब है ना इसके अंदर कि संघर्ष की स्पष्ट समझ के लिए प्रयास करने की जरूरत है। मतलब कि फर्स्टली तो हमें संघर्ष के कारणों का पता होना चाहिए कि संघर्ष आखिर में किस कारण से हो रहा है। जैसे संघर्ष के पीछे का मुद्दा पता होना चाहिए, पार्टियों का सम्मिलित होना, यह जांच करना कि क्या संघर्ष की ऐतिहासिक जड़ें हैं भी कि नहीं है, और किन आधारों पर प्रतिद्वंदी पक्षों को समझौता किया जा सकता है, कि मतलब किस टाइप से जो लड़ाई जो अपोनेंट्स है जिससे लड़ाई हो रही है उसको किस टाइप से एक तरीके से समझौते के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, संघर्ष को टाल सकते हैं। तो यही इसके अंदर किया कहा गया है ना कि जो सम्मिलित लोगों की मांगों और जरूरतों की पहचान करना आदि, ताकि व्यवहारिक रणनीतियों को अमल में लाया जा सके। इट मीन्स उनकी ज़रूरतों उनकी मांगों को देखा जाए, जिससे कि क्या किया जा सकता है, शांति निर्माण किया जा सकता है। जैसे कि आप जानते हैं ना कि अगर जो संघर्ष किन कारणों से होता है, या तो हमें एक तरीके से अपनी बात मनवानी होती है, अगर कोई हमारी बात मान ले तो हम संघर्ष करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो यही चीज़ है कि व्यापकता के सिद्धांत के अंदर यही है ना कि हम उसके पहले तो उसकी जड़ों तक जाएंगे कि आखिर में संघर्ष की क्या जड़ें हैं, आखिर में संघर्ष किस कारणों से हो रहा है। फिर उसके हम प्रतिद्वंदी पक्षों को समझौता कर मतलब समझौते के लिए एक टाइम पे जानेंगे, फिर हम उनकी मांगों जरूरतों को पहचान करेंगे, और फिर जाके हम क्या करते हैं, आखिर में जो व्यवहारिक रणनीतियों को अमल में लाया जा सके और स्थायी शांति लाई जा सके। इसके पीछे ये मकसद होता है। और इस प्रकार एक संघर्ष को पूरी व्यापकता से समझने और मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है, जिसके अंदर हमारा कौन सा सिद्धांत आता है, व्यापकता का सिद्धांत आता है। क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, संघर्ष की एक तरीके से जड़ों तक जाते हैं कि आखिर में संघर्ष का मूल कारण है तो है क्या, और फिर हम उसको सॉर्ट आउट करते हैं। और इसी के अंदर हम क्या होता है, एक तरीके से शांति स्थापना के ये हमारा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो अब आपने समझ लिया कि आखिर में व्यापकता का सिद्धांत किस टाइप से है। नेक्स्ट है आपका अन्योन्य अक्षरता का सिद्धांत। अब इसका मतलब क्या, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन बहुत वैसा है, तो आप समझ जाना कि कई परस्पर जुड़े कारणों और कारकों के कारण संघर्ष बढ़ता है। जैसे कि किसी न किसी कारण के कारण और किसी कारक के थ्रू ही कोई फैक्टर होगा, तभी तो संघर्ष एक तरीके से उत्पन्न होता है और हिंसा में प्रकट होता है, और फिर वो क्या हो जाता है, एक तरीके से बड़ी हिंसा में प्रकट हो जाता है। मान लो कोई घर की छोटी मोटी लड़ाई होती है, फिर हम उसमें अस्त्रों का यूज़ करने लग जाते हैं, तो उससे क्या होता है, एक तरीके से वो हिंसा का रूप प्रकट करने लग जाता है, हिंसा के रूप में क्या होता है, वो प्रकट होने लग जाता है। और इसी तरह कारकों और अभिनेताओं की अन्योन्याश्रयता की मान्यता से के बिना प्रभावी शांति स्थापना निर्माण असंभव है। इट मीन्स किसी न किसी सपोर्टर की जरूरत होती है। जैसे इसमें ये कहा है कि जैसे हम अभिनेता हो गए, तो वो क्या, उनकी बिना एक तरीके से बिना सपोर्टिंग के हम क्या नहीं कर सकते, शांति निर्माण नहीं कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के अभिनेताओं की भागीदारी के बिना और लोगों की प्रणालियों और गतिविधियों को आपस में जोड़े बिना हम क्या नहीं कर सकते, शांति की स्थापना नहीं कर सकते। इट मीन्स हमें किसी न किसी के ऊपर एक तरीके से डिपेंडेंट होना होता है, किसी के थ्रू ही हम क्या कर पाते हैं, एक तरीके से शांति निर्माण कर पाते हैं, जो एक तरीके से क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक तरीके से फेमस होता है। जो लोगों में, अब मान लीजिए जो वो होते हैं, हीरो हीरोइन होते हैं, जो अभिनेता होते हैं, उनका लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो उसी टाइप से अगर अभिनेताओं की एक तरीके से भागीदारी अगर इसके अंदर कर दी जाए ना, तो उससे क्या होता है, लोग देखते हैं कि हाँ वो क्या है, उनकी भागीदारी अगर हो जाए तो उससे क्या होगा, लोगों को एक तरीके से उनके वो हो जाते हैं, फॉलोअर्स टाइप में होते हैं, तो वो उनको ही फॉलो करते हैं कि अच्छा हाँ वो लड़ाई नहीं कर रहे तो हमें भी लड़ाई नहीं करनी। इसी टाइप से ये बात कही गई है। मैं आपको ये थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए इस टाइप से बता दे रही हूँ। और इसी क्या होता है, तो यही हमारे क्या करते हैं, अगर इनकी भागीदारी ना हो तो क्या नहीं हो सकता, शांति स्थापना नहीं की जा सकती है। और सभी चीज़ें परस्पर जुड़ी हुई हो जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपस में ये सब चीज़ें कैसी होती हैं, जुड़ी होती हैं, और इसे शांति निर्माण प्रक्रिया के दौरान ध्यान में रखा जाना चाहिए। इट मीन्स ये हमारे सिद्धांत थे। एक तो आपका व्यापकता का सिद्धांत था, जिसके अंदर हमारे क्या था, हमें उसकी जड़ों तक जाना था कि आखिर में संघर्ष के कारण क्या है,
फिर उन जड़ों को हमने क्या किया, एक तरीके से फिर उसको हमने सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी है। जैसे कि इसके अंदर बताया गया है कि व्यापक तौर पे हमें संघर्ष के कारण जानना है और उसके बाद उसको सॉर्ट आउट करने के वो करना है, तो इससे हमारी क्या होगा, शांति स्थापना की जा सकती है। नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट था आपका वो क्या था, अन्योन्याश्रयता का सिद्धांत। इट मीन्स किसी ना किसी के ऊपर हमें एक तरीके से जो हमारे जो विभिन्न प्रकार के जो अभिनेता होते हैं उनकी वो भागीदारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, जिसके कारण क्या होता है, शांति की स्थापना बहाल होती है और जो संघर्ष की स्थिति होती है वो खत्म हो पाती है। नेक्स्ट आपका तीसरा जो सिद्धांत है वो आपका है स्थिरता का सिद्धांत। अब स्थिरता के सिद्धांत के अंदर क्या है, अब स्थिरता के सिद्धांत के अंदर ये है ना कि आपने देख रखा होगा कि जो कई जो संघर्ष होते हैं वो बहुत लंबे समय तक चलते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई सुविचारित व्यवहारिक लागू नहीं होते, मतलब कोई ढंग से एक तरीके से उसको समाप्त नहीं किया जाता, जिसके कारण क्या होता है, जो संघर्ष है वो बार बार समय समय पर क्या होता है, हिंसक कार्यों के रूप में भड़कता रहता है। इट मीन्स वो हिंसा करता रहता है, मतलब संघर्ष की स्थिति बार बार उत्पन्न होती रहती है। परंतु इस स्थिरता के सिद्धांत के अंदर ये है ना कि अब ना जो मतलब स्थायी शांति स्थापित करने के लिए ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात रखती है ना कि आखिर में आपको ना उसके ऊपर अच्छे से निगरानी करनी होती है। आपको ये देखा जाना चाहिए कि जो कदम उठाया गया है शांति निर्माण के लिए क्या वो सही है। आपको इस चीज़ का भी एक तरीके से हर जैसे कहते हैं ना कि फूक फूक के कदम रखने वाली चीज़, तो यही चीज़ है कि जो स्थिरता के सिद्धांत के अंदर यही चीज़ कही गई है ना कि शांति निर्माण के लिए जो भी कदम उठाए गए हैं उसके ऊपर अच्छी तरीके से निगरानी रखी जाए। ये देखा जाए कि जो वो कार्य है वो सही दिशा में हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, जो प्रयास किया जा रहा है वो सही दिशा में किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। तो इसके अंदर यही है कि स्थिरता के सिद्धांत के अंतर्गत हम शांति को इस तरीके से स्थापित करें जिससे कि जो हमारी शांति है वो लंबे समय तक चल सके, ना कि जो संघर्ष की स्थिति बार बार उत्पन्न हो सके। तो अब आपने देख लिया कि वो शांति निर्माण के सिद्धांत के अंदर कैसे कैसे सिद्धांत है। आपका व्यापकता का सिद्धांत, जिसके अंदर आप एक तरीके से क्या कर सकते हैं, जो आपके जो संघर्ष है उसको लंबे समय तक एक तरीके से विफल करे, उसको लंबे समय तक ना चलने दिया जाए, तो यही चीज़ कही गई है। और नेक्स्ट आपका अन्योन्याश्रय का सिद्धांत, जिसके अंदर आप अभिनेताओं की भागीदारी के थ्रू क्या कर सकते हैं, शांति निर्माण को एक तरीके से बहाल कर सकते हैं, शांति स्थापना की जा सकती है। बिना मतलब किसी की एक तरीके से डिपेंड हुए हम शांति बहाल नहीं कर सकते। तो मतलब आपने देख लिया कि जो आप ये हैं शांति निर्माण के सिद्धांत क्या हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हम देखते हैं क्या, शांति निर्माण के आयाम, मतलब कि इसके अंदर अब इसके अंदर ये है ना कि जैसे कि आप जानते हैं कि जो संघर्ष है उसके निम्न कारण हो सकते हैं, चाहे आप किसी से अपनी बात मनवाना चाहते हो या एक तरीके से आपको किसी की बात या तो पसंद नहीं आती तो एक तरीके से संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये बहुत से रीज़न होते हैं, परंतु आप जैसे कि देखते हैं कि जो संघर्ष है वो समाज को हर तरह से प्रभावित करता है। संघर्ष के थ्रू एक तरीके से जो समाज है हमारा वो बहुत तरीके से बहुत कारणों से प्रभावित होता है। और जो शांति एक अभ्यास के रूप में ना शांति निर्माण के लिए ना सभी आयामों को में काम करने की आवश्यकता होती है, जो इस प्रकार है। फर्स्ट आपका आयाम है जो संरचनात्मक है। इट मीन्स इसके अंदर क्या है कि एक तरीके से जो शांति निर्माण का संरचनात्मक आयाम संघर्षों के मूल कारण पर काम करने पर जोर देता है कि आखिर में इसके अंदर ये देखा जाता है ना संरचनात्मक, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि इसकी संरचना इसके मूल कारण पर ध्यान दिया जाता है कि आखिर में संघर्ष का मूल कारण है क्या, उसकी जो जड़ है आखिर वो है क्या, संघर्ष आखिर में किस कारण से उत्पन्न हुआ। तो इसके अंदर जो संघर्ष और हिंसा का सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कारणों जैसे संसाधनों के अनुचित वितरण, मूर्त और अमूर्त, किसी विशेष समुदाय समूह लक्षित करने वाली राज्य की दमनकारी नीतियां, या किसी भी तरीके से जो भी हमारे एक तरीके से चाहे वो राजनीतिक संघर्ष के कारण हो, सामाजिक के कारण हो, किसी भी रीजन से जो संघर्ष होता है तो वो क्या होता है, जो कारक संघर्ष और हिंसा का कारण बनते हैं शांति की नींव नहीं रख सकती है। इनमें जो भी कारण है जो संघर्ष एक तरीके से हमारा उत्पन्न होता है, जिस कारण से भी जो भी उसकी नींव होती है, जो भी उसके मूल कारण होता है, तो उसके कारण क्या नहीं हो पाता, शांति की नींव नहीं रखा पाती। इनमें जो शांति है वो स्थापित हो सकती है। और स्थायी शांति के लिए आवश्यक होता है ना कि सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक नींव ऐसी हो ना कि ना वे केवल लोगों की जरूरतों को पूरा करे, अपितु लोगों और राज्यों के मध्य क्या करे, विश्वास बनाने में भी सहायता करे। इट मीन्स शांति इस तरीके से बहाल हो कि वो ओनली लोगों के लिए ही फायदेमंद ना हो। इट मीन्स लोगों की ही एक तरीके से जरूरतों को वो पूरा ना करे, वो राज्य और लोगों के बीच में एक विश्वास का भी कार्य करे, एक विश्वास की डोर के रूप में भी कार्य करे। तो इस टाइप से शांति को एक तरीके से होना चाहिए। तो इस आयाम में काम करने के लिए राजनीतिक, आर्थिक अन्याय को
संबोधित करना, सुधारों की शुरुआत करना, बिना किसी भेदभाव के लोगों के लिए नागरिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, सेवाएं और सुविधाजनक बनाना। तो इसके अंदर यही चीज कही है, मत अधिकारों की रक्षा करना, लोगों के मध्य क्षमता निर्माण के लिए संसाधनों की स्थापना करना आदि की आवश्यकता होती है, जिसके कारण क्या होता है, एक तरीके से जो हमारी शांति निर्माण है वो स्थापित हो पाता है संरचनात्मक तरीके से। तो ये क्या है, संरचनात्मक आयाम के अंदर हमारा कैसे हम शांति निर्माण कर सकते हैं, तो इसके अंदर यही चीज बताई गई है। तो आपने देख लिया कि क्या चीज है संरचनात्मक आयाम। अब नेक्स्ट आपका आयाम है संबंध परक आयाम। अब संबंध परक आयाम में क्या हो सकता है, तो इसके अंदर ये है ना कि संघर्ष और युद्ध की स्थिति में विरोधी समूहों के मध्य शत्रुता, अविश्वास और संदेह बढ़ने पर रिश्ते टूट जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर किसी से एक तरीके से हमारी वो दुश्मनी हो जाती है, चाहे एक तरीके से हमें उस पर अविश्वास हो जाता है, तो इसके कारण क्या होता है, हमारे आपस में जो रिश्ते होते हैं वो खराब हो जाते हैं। इसमें से उसमें हमारी एक तरीके से संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और यदि रिश्ते क्षतिग्रस्त और विभाजनकारी बने रहे ना, तो शांति एक तरीके से स्थापित हो ही नहीं सकता। फिर शांति निर्माण के जितने भी अगर प्रयास किए जाए वो सबके सब क्या हो गए, व्यर्थ हो जाते हैं। तो इस कारण से जो संबंध, आखिर में हमें आपस में संबंध अच्छे रखेंगे तभी हमारा क्या हो सकता है, शांति निर्माण की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो जैसे कि इनमें ना इसके आयाम के जो नाम है ना, उसी से हमें इसके काम भी पता चले हैं। अब संबंध परक में हम एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, अच्छे से संबंध बनाए रखें, जिसके कारण क्या हो सके, हमारा जो शांति निर्माण है वो व्यर्थ ना जाए और शांति निर्माण की स्थिति क्या हो सके, बहाल हो सके। तो इसके अंदर यही चीज थी आपकी। नेक्स्ट है अब आपका, जैसे कि इसमें यहाँ पे लिख भी रखा है कि शांति निर्माण में अपनी भूमिका को समझने में मदद मिल सके, समूहों को एक दूसरे के बारे में बेहतर धारणा रखने में सक्षम बनाता है, जो निरंतर शांति के लिए स्वास्थ्य संबंधी संबंधों की नींव के रूप में कार्य करता है। और यदि शांति स्थापना के उद्देश्यों को प्राप्त करना है तो सभी स्तरों पर संबंधों को क्या करना होता है, वो सुधारने की आवश्यकता होती है। इट मीन्स आपस में अगर शांति निर्माण करना है तो फर्स्टली तो आपकी संरचनात्मक एक तरीके से संरचना अच्छी होनी चाहिए। इट मीन्स इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि जो वो क्या कहते हैं, शांति निर्माण के लिए ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि जो लोगों को क्या कर सके, लोगों की जरूरतों को पूरा करे। जैसे कि इसमें लिख भी रखा है कि राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक की नींव ऐसी हो ना कि ना केवल वो लोगों की जरूरतों को पूरा करे, बल्कि वो राज्यों के भी एक तरीके से विश्वास के लायक हो, राज्य में भी क्या कर सके, विश्वास बनाए रखे। तो इस कारण से एक तरीके से शांति निर्माण हो सकता है। दूसरा संबंध आयाम, इसमें संबंध परक आयाम, इसके अंदर क्या है कि हमें अपने संबंध अच्छे बनाए रखेंगे तब भी शांति के निर्माण की हम क्या कर सकते हैं, स्थिति की कल्पना भी कर सकते हैं। अगर आपस में संबंध अच्छे ही नहीं होते तो शांति क्या हो सकती है। अब आप ही सोचिए कि अगर आपके घर में किसी के आपस में संबंध अच्छे नहीं है तो क्या उनमें शांति की स्थापना आप कर सकते, नहीं कर सकते। भाई बहन में अगर लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उससे क्या आप संबंध अच्छे, शांति की स्थापना के बारे में सोच सकते हैं, शांति निर्माण के बारे में सोच सकते हैं, नहीं ना। तो यही कारण है ना कि इसके तीन आयामों में, एक संरचनात्मक, एक संबंध, जिसमें संबंध की एक तरीके से आपको अच्छी भूमिका होनी चाहिए, जिसके कारण क्या हो सकता है, शांति निर्माण की स्थिति भी एक तरीके से अच्छी हो, सक्षम हो। नेक्स्ट आपका व्यक्तिगत आयाम के अंदर क्या होता है। अब व्यक्तिगत आयाम के अंदर ये होता है ना कि जो मतलब जो संघर्ष है ना, वो मानव को क्या कर देता है, भय, चिंता, लाचारी, निराशा, हताशा, इन सब में एक तरीके से दर्द की स्थिति में छोड़ देता है। जिसके कारण क्या हो जाता है, जब तक व्यक्ति के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक उपचार को संबोधित नहीं किया जाता ना, तब तक स्थायी शांति क्या होती है, असंभव होती है। तब तक हम शांति स्थापना के बारे में नहीं सोच सकते। जब तक मानव का एक तरीके से मन शांत ना हो, मानव शांति की स्थिति में ही नहीं रहना चाहता हो, मानव जब शांति की स्थिति में होगा ही नहीं तो वो शांति निर्माण की स्थापना वहाँ पे कैसे हो सकती है, जब उसमें उसके दिमाग में हलचल रहेगी, लड़ाई झगड़े की सोच विचार रहेंगे, या मतलब वो हताश रहेगा, निराश रहेगा, तो शांति की स्थापना वहाँ पे कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो इसके अतिरिक्त यदि शांति निर्माण के इस आयाम की उपेक्षा की जाती है ना, तो संघर्ष और युद्ध के शिकार, भविष्य में हिंसा के अपराधी बनने की संभावना होती है। इट मीन्स अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए तो बहुत ज़्यादा एक तरीके से ये हिंसात्मक रूप भी धारण कर लेता है। तो आपने देख लिया कि व्यक्तिगत आयाम भी कितना इंपॉर्टेंट है शांति निर्माण के उसमें, और संबंध कारक भी है, संबंध परक आयाम भी है, और एक संरचनात्मक है। तो आपने देख लिया कि कैसे एक तरीके से संरचनात्मक और व्यक्तिगत और जो आपके वो है संबंध परक जो आयाम है वो कैसे इंपॉर्टेंट सकते हैं आपकी शांति निर्माण के अंतर्गत। अब हम देखते हैं शांति स्थापना के लिए चुनौतियां। आखिर में शांति स्थापना की क्या क्या चुनौतियां उभर कर आती हैं जिसके कारण जो शांति स्थापना नहीं हो सकती। वैसे तो अगर मैंने जो आपको ऊपर पढ़ाया, जैसे कि आपने देखा कि कैसे अगर मानव का मस्तिष्क शांत ना हो तो उस कारण भी हमारी शांति स्थापना परिकल्पना नहीं की जा सकती, या फिर आपस में लोगों के संबंध अच्छे ना हो तो उसके कारण भी नहीं की जा सकती। तो अब इसके अंदर हम इसकी चुनौतियों के बारे में ही देखते हैं।
तो फर्स्ट तो ये है कि साझा दृष्टि का अभाव। इट मीन्स लोगों में साझा दृष्टि ही नहीं होगी, लोग आपस में मिलजुल कर उसके बारे में सोचेंगे ही नहीं कि हमें क्या करना है, संघर्ष को खत्म करना है। तो क्या संघर्ष कभी खत्म हो पाएगा? अगर एक भी व्यक्ति क्या हो, अगर मान लीजिए 10 व्यक्ति हैं, 10 में से जो 8 व्यक्ति हैं वो कैसे शांति की कल्पना करते हैं और जो 2 व्यक्ति हैं वो लड़ाई झगड़ा ही करना चाहते हैं, तो क्या कभी शांति पूर्ण रूप से स्थापित हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इट मीन्स अगर साझा दृष्टि का अभाव होता है तो वो क्या करती है, हमारी शांति स्थापना के लिए एक चुनौती बन जाती है, शांति स्थापना वो नहीं होने देती है। तो इसके अंदर यही चीज़ें हैं। अब आप इसको रीड आउट कर लेना, मैंने इसके अंदर बहुत मतलब आपको ब्रीफली बता दिया कि आखिर में कैसे साझा दृष्टि का अभाव, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती जा रही हूँ अपनी लैंग्वेज में, जिससे कि आपको ईजी हो इसको समझने के अंदर, और बाकी जो आपको थोड़ा सा लिखने का जो मैटर है वो इसके अंदर आपको लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट है आपका वित्तीय चुनौती। अब वित्तीय चुनौती में क्या हो सकता है, मान लीजिए कि अगर शांति निर्माण एक बहुत बड़ा कार्य होता है जिसकी सफलता अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के अलावा काफ़ी हद तक क्या होती है, वित्तीय संसाधनों पर ही डिपेंड करती है। अब आप जानते हैं कि अगर बेरोजगारी होती है या अर्थव्यवस्था या विनाश मतलब निर्धनता होती है, तो उस कारण से भी क्या होता है, हमारे अंदर लड़ाई झगड़े की भावना उत्पन्न होती रहती है। कहते हैं ना कि अगर हमारी जेब खाली होती है तो उस कारण भी हमारा जो मन होता है वो अशांत होता है, लड़ाई झगड़े की ओर अग्रसर होता है, चोरी डकैती ये सब इंसान करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि निर्धनता है, वित्तीय की चुनौती। इतनी से वित्तीय के थ्रू भी क्या होता है, एक तरीके से हमारी शांति निर्माण नहीं हो पाता, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे कि इसमें लिख भी रखा है कि निर्धनता, विनाश, मृत्यु होती है और राज्य अपने आप में स्थिति को सामान्य स्थिति में लाने की स्थिति में नहीं होता है। आपसे बाहरी धन पर निर्भर रहना पड़ता है, हमें क्या करना पड़ता है, दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता है। और जब हम दूसरों पर डिपेंड रखते हैं तो हमारे अंदर चिड़चिड़ापन तो वैसे भी आता है। कि दान करता महत्वपूर्ण किंतु उच्च जोखिम वाली राजनीतिक और सुरक्षा गतिविधियों को निधि देने के लिए अनिच्छुक होती है। इट मीन्स अब आप इसके अंदर समझ चुके हैं कि किस टाइप से कैसे एक तरीके से आपको वो कहता है कि वित्तीय चुनौती जो है वो कैसे हमें शांति निर्माण के में क्या है, एक बाधा के रूप में कार्य करता है। इट मीन्स ये कैसे उसको चुनौती है, इसके लिए कैसी चुनौती है, जैसे साझा दृष्टि का भाव था उसी टाइप से आपकी जो वित्तीय चुनौती है वो है। ओके, अब नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है संचार चुनौती। अब संचार चुनौती कैसे है कि संघर्षों से निपटने के लिए संचार महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब तक वार्तालाप नहीं होगा तब तक हम क्या नहीं कर पाते, शांति निर्माण नहीं कर पाते हैं। और ये विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से, संचार के माध्यम से लोगों तक पहुंचता है। और स्थायी शांति स्थापित करने के लिए क्या होता है, लोगों को सही तथ्य, विकास और आधारित स्तर की स्थितियों को अच्छे से तरह से अवगत कराने की आवश्यकता होती है। जब तक हम संघर्ष के बारे में हमें पता ही नहीं चलेगा, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो हमें संघर्ष का एक तरीके से मूल कारण नहीं पता चलेगा। और जब हमें मूल कारण नहीं पता होगा तो एक तरीके से वो क्या होगा, संघर्ष कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। क्योंकि आप जैसे कि जानते हैं कि जब तक हमें, अगर हम बातचीत करके एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं बातचीत कर लेते हैं। तो वही चीज़ कही गई ना कि एक संचार की भी चुनौती है। अगर संचार मतलब प्रभावी तौर पे नहीं होता है तो उस कारण क्या नहीं होती, शांति वो नहीं हो पाता, मतलब संघर्ष खत्म नहीं हो पाता। और संघर्ष नहीं खत्म होता तो ये एक तरीके से हमारी शांति निर्माण के लिए एक चुनौती है। तो यही चीज़ इसमें कही गई है। तो अब आपको आई होप इसके अंदर समझ में आ चुका होगा। तो अब और एक अन्य जो चुनौतियों में अगर हम देखें तो और भी हैं, जैसे कि नागरिक भागीदारी की कमी। अगर नागरिक भागीदारी ही नहीं दिखाई अपनी संघर्ष को निपटाने के लिए तो इस कारण भी क्या होता है, वो हमारी जो शांति निर्माण की एक चुनौती बनती जा रही है। अगर नागरिक की भागीदारी कम हो तो वो क्या हो रही है, हमारी शांति निर्माण में तो चुनौती बन रही है ना, कि वो क्या नहीं कर रहा है, संघर्ष को खत्म ही नहीं करना चाह रहे हैं। तो ये क्या है कि हमारे लिए एक चुनौती बनकर उभरी है। और एक और कारण है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के मध्य कमजोर जवाबदेही और क्षमता विकास दृष्टिकोण, मतलब एक तरीके से जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के मध्य कमजोर जवाबदेही। इट मीन्स वो इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट ही नहीं दिखाना चाह रहे शांति निर्माण के अंदर, वो संघर्ष को खत्म ही नहीं करने में अपनी क्या नहीं दिखा रहे, भूमिका नहीं दिखाना चाह रहे। तो इस कारण से भी क्या होता है, एक तरीके से शांति निर्माण नहीं हो पाता और ये उसके लिए क्या बनती जा रही है, एक चुनौती के रूप में उभर रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है। खराब संघर्ष या मतलब एक तरीके से संघर्ष की स्थिति अच्छी, वो संघर्ष कैसा हो, वो कभी निपटने वाला ही नहीं हो, संघर्ष को ख़त्म ही नहीं किया जा सकता। तो ये भी एक कारण हो सकता है। अगर संघर्ष ज़्यादा बढ़ जाए, वो हिंसक हो जाए तो उस कारण भी क्या हो जाता है, ये भी एक तरीके से हमारे शांति निर्माण के अंदर चुनौती है। इसको आप अपनी लैंग्वेज में बनाकर आसानी से लिख सकते हैं। अगर आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ जाता है, अगर आपको अब समझ में आ गया ना शांति स्थापना है क्या, शांति निर्माण आखिर है क्या, तो अब आप उसको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, इसके आयाम, सिद्धांत, कुछ भी, अगर शांति स्थापना के बारे में कहीं पर भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ दे आपसे तो आप उसके अंदर इतना कुछ लिख सकते हैं।
आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मैंने इसके अंदर कुछ कुछ मतलब आपके जो मतलब बुक्स के थ्रू भी आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि मुझे इसके मतलब पॉइंट्स अच्छे लगे थे, तो मैंने आपको यहाँ पे सब पॉइंट्स आपके इसके ज़्यादा अच्छे थे, तो मैंने इसको आपको एज इट इज़ ऐसे समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और जो मैंने आपको ये शांति निर्माण की विधि के विभिन्न वो बताए थे, इनके बारे में भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा है मैंने। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जो आपके एक तरीके से जिनके पास ये सब्जेक्ट है आपका कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।